हम मोदी को, जो कि आतंक का पर्याय बन चुका है और आतंकवादी मोदी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आतंक को खुलेआम प्रोत्साहन दे रहा है। भीम आर्मी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पर हम आतंकवादी और जो जन विरोधी लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, अभी भी गूगल को सर्च करिए, मोस्ट क्रिमिनल ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लिख के आता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ काम करते हैं, उसको बदलने की बात करते हैं, अमेंडमेंट कर डालते हैं। हम इनको सत्ता में 2019 में किसी सूरत में भीम आर्मी नहीं आने देगी। हम इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। ये गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, गंगा ने बुलाया है, 2 पुल गिर जाता है, 200 लोग वहाँ मर जाते हैं, नरेंद्र मोदी उसका हत्यारा है। मॉब लिंचिंग हो रही है, नरेंद्र मोदी उसको हत्यारा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दद्दू प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनसे बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी। कई सवाल है जो जनता इनसे जानना चाहती है कि भीम आर्मी की रैली में क्या हुआ, चुनावी जंग में कैसे एंट्री हुई भीम आर्मी की। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल, कल जंतर मंतर पर हुई रैली पे चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया कि संविधान से अगर छेड़छाड़ की गई तो भीमा कोरेगांव की हिंसा को दोबारा दोहराने में हिचक नहीं होगी। नहीं, निश्चित रूप से भाई चंद्रशेखर ने कल जो भीमा कोरेगांव को दोहराने की बात कही है, वो 1 जनवरी 1818 को जो भीमा कोरेगांव में गुलामी के खिलाफ, दमन के खिलाफ विद्रोह किया गया हमारे भारत के मूल निवासियों के द्वारा, पेशवाओं का जो आतताई शासन था, तो उससे कनेक्टेड है वो। और उसके बरसी पर 1 जनवरी 2018 को 200 साल वर्षगांठ के मौके पर तो एक वायलेंस जो किया गया, वो पुनः पेशवाओं के वंशजों ने वायलेंस को भड़काया। हमारे बहुजनों ने अपने पीसफुली शौर्य दिवस मना रहे थे वो। तो हमारा जो संबंध है, भाई चंद्रशेखर ने जो कल बात कही है कि 1 जनवरी 1818 हमारे लिए शौर्य का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, और अगर इन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया तो भारत के मूल निवासी बहुजन लोग 1 जनवरी 1818 के जो संघर्ष हुआ और जिसमें हमने फतेह हासिल की, उस फतेह के लिए वो संघर्ष का नाम दिया, विद्रोह का नाम दिया। कौन से संविधान में हिंसा को संघर्ष कहा जाता है? क्योंकि हमारे इतिहास में संघर्ष का एक गौरवान्वित इतिहास है पूरा। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में हिंसा को तो कहीं संघर्ष या विद्रोह का नाम नहीं दिया गया है। इस देश का जो मनु का विधान है, जिससे सोशल ऑर्डर चला, उस सोशल ऑर्डर में हमें आर्म्सलेस कर दिया गया। भारत के मूल निवासियों को हथियार रखना वर्जित कर दिया गया। फिर भी पेशवा शासन के खिलाफ 200 साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक संघर्ष किया, विजय हासिल किया, पेशवाओं को परास्त किया, और आज हमारे पास नॉन वायलेंस मिलिटेंसी भीम आर्मी के रूप में तैयार है, जो बैलेट से बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ हथियार है। उस बैलेट से हम संघर्ष करेंगे और पुनः विजय हासिल करेंगे। वाराणसी से हम मोदी को, जो कि आतंक का पर्याय बन चुका है और आतंकवादी मोदी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आतंक को खुलेआम प्रोत्साहन दे रहा है, उसके खिलाफ हम वाराणसी में निश्चित रूप से भाई चंद्रशेखर को जो संविधान आपको चुनाव लड़ने का अधिकार दे रहा है, खुलकर देश के प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने का हक दे रहा है, उसी संविधान की धज्जियां तो आप ही उड़ा रहे कहीं ना कहीं, हिंसा को जमीनी स्तर पर लाके। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो चंद्रशेखर आजाद को फॉलो करता है। आप लोग को अंधी आपकी फॉलोइंग है और उस फॉलोइंग को आप एक गलत दिशा दिखा रहे हैं। नहीं, हमारे अपने फॉलोअर्स को पूरे डिसिप्लिन में है। हमने भीम आर्मी के द्वारा पिछले 3 वर्षों में कहीं पर भी वायलेंस की इंसिडेंट नहीं है। हम नॉन वायलेंस मिलिटेंसी फॉर बैलेट के लिए अपने समाज को तैयार कर रहे हैं। मानवर कांसीराम बयान दिया गया, वो क्या था? वो लोकतंत्र था, हिंसा तंत्र था, या आपकी अपनी मनसा थी जो बाहर निकल के आ गई एक बयान के रूप में? 1 जनवरी 1818 को हम दोहराने की बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 1818 को हम बैलेट से दोहराएंगे। उस जमाने में बैलेट नहीं था, बैलेट एक्सेप्टेबल नहीं था, बैलेट का डिजाइन नहीं था, फिर भी हमने आर्म्स के द्वारा हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। हम अब
1 जनवरी 1818 को बैलेट से दोहराने की बात कही जा रही है। संविधान की धज्जियां उड़ाने की भी आपने बात कही। नहीं, संविधान लेकिन के हम संरक्षक हैं। कौन है वो जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है? संविधान को भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर अंतुले ने कहा कि हमें मैंडेट ही मिला है संविधान को बदलने के लिए। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हमें संविधान की समीक्षा की जानी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमें संविधान की समीक्षा आयोग बना रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान का ऑर्डर, संविधान की शपथ लेकर के आते हैं और संविधान के खिलाफ काम करते हैं, उसको बदलने की बात करते हैं, अमेंडमेंट कर डालते हैं। 10% आरक्षण जो लेके आए हैं वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए ये संविधान को बदलने वाले लोग हैं। हम इनको सत्ता में 2019 में किसी सूरत में भीम आर्मी नहीं आने देगी। हम इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। प्रथम हमारा आह्वान है सपा बसपा गठबंधन से कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीरियस कैंडिडेट या तो श्री अखिलेश यादव लड़ें, ये मुलायम सिंह यादव लड़ें, या स्वयं बहन मायावती जाकर के चुनाव लड़ें। अगर ये नहीं लड़ेंगे तो भीम आर्मी नरेंद्र मोदी को जीत के नहीं जाने देगी और हम चुनाव मैदान में भाई चंद्रशेखर को, भीमशेर को लड़ा करके और सामने लाएंगे और नरेंद्र मोदी को परास्त करेंगे। ये गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, गंगा ने बुलाया है, 2 पुल गिर जाता है, 200 लोग वहाँ मर जाते हैं, नरेंद्र मोदी उसका हत्यारा है। मॉब लिंचिंग हो रही है, नरेंद्र मोदी उसको हत्यारा है। हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की बातें हो रही, शब्बीरपुर कांड होता है, वायलेंस होती है। हमारे लोगों के ऊपर अटैक किया गया, हमने अटैक नहीं किया है। हमारे 2 अप्रैल को हमारे शांतिपूर्ण 2 अप्रैल 2018 को धरना था, भारत बंद था, उसके ऊपर हमले किए गए। सोशल मीडिया में सीधे फोटोग्राफ आए और फोटोग्राफ में हमारे लोगों के ऊपर गोली मारी गई, हमारे लोग शहीद हुए हैं। हमने अगर वायलेंस किया होता तो इस देश का शोषक वर्ग का जो दबंग हैं, जो कि एंटी सोशल एलिमेंट हैं, वो मरे होते। हमारे शांतिपूर्ण लोग मारे गए हैं और हमारे ऊपर ही हिंसा का आरोप लगाया जाएगा। हम इसका मजबूती के साथ खंडन करते हैं। हम हिंसा को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। हम नॉन वायलेंस मिलिटेंसी फॉर बैलेट की तैयारी। बार बार आपने प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी, उनके किए गए वादों पर सवाल उठाए, लेकिन आपके अपने ही नेता हर बार, चंद्रशेखर आजाद की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, हर बार वो कहते आए हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि जरूरत पड़ी तो मैं वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। तो आपके अपने शब्दों की कितनी क्रेडिबिलिटी रह जाती है? नहीं, निश्चित रूप से भीम आर्मी कोई राजनीतिक दल नहीं है। भीम आर्मी एक सोशल मूवमेंट है। हम कुछ चीज़ें हैं जिनको मुद्दा बना रहे हैं। 1 नेशन 1 एजुकेशन हमारा प्रमुख है और हम एक्चुअल डेमोक्रेसी, बैलेट बेस्ड डेमोक्रेसी हम भारत में बानवर कांसीराम जी ने जो स्टेबल किया, जो जन आधारित लोकतंत्र है, मास बेस्ड डेमोक्रेसी है, जिसको ख़त्म करके मनी वेस्ट, माफिया वेस्ट और मीडिया बेस्ड डेमोक्रेसी जो भारत में थोपी गई है, और उसकी जगह पर हम मास बेस्ड डेमोक्रेसी लाने के लिए काम कर रहे हैं। पर अगर जरूरत पड़ी, हम कह तो रहे हैं कि सीरिया क्या बात हुई भाई, ऐसी मास बेस्ड डेमोक्रेसी जिस मास को आप अपने साथ लाकर हिंसक रूप में आंदोलन करेंगे? नहीं, हमारा आशा हिंसा से नहीं है। हम ये निश्चित रूप से नूरा कुश्ती जो चलती है, जितने नेशनल लीडर हैं एक दूसरे के खिलाफ कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं खड़े करते हैं। ठीक है, अपने लिए श्री मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सेफ सीट एक लड़े, 2 सीटों से लड़ने का चुनाव आयोग अधिकार देता है, अपने लिए एक सेफ सीट लड़े। पर इस आतंकवादी को परास्त करने के लिए क्यों नहीं मैदान पे आ रहे हैं? हम सपोर्ट करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, सपा बसपा गठबंधन को जिताएंगे। पर अगर ये नहीं लड़ते हैं, इसका मतलब कि ये नरेंद्र मोदी को जिताना चाहते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए सपा बसपा गठबंधन भी नूरा कुश्ती करेगा तो फिर हमें विचार करना होगा। भीम आर्मी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पर हम आतंकवादी और जो जन विरोधी लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, अभी भी गूगल को सर्च करिए, मोस्ट क्रिमिनल ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लिख के आता है। ये गूगल को अपील क्यों नहीं करते? गूगल पे कहते क्यों नहीं है कि ये क्यों डाल रखा है? गूगल के खिलाफ केस करिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं है तो हम भी कह रहे हैं कि मोस्ट वांटेड
ऑफ इंडिया, मोस्ट वांटेड ऑफ नंबर 1 क्रिमिनल ऑफ वर्ल्ड नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी है। और इसको हम पार्लियामेंट में संविधान बदलने के लिए मैंडेट देने वाले नहीं हैं। हमें जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करेंगे, जूझेंगे, लड़ेंगे। और संविधान को जो पूर्व घोषित कह रहे हैं कि हम बदल देंगे, हम सोशल ऑर्डर लागू करेंगे, मनु का कानून लागू करेंगे, तो ये हम चलने नहीं देंगे। इस देश में बाबा के बच्चे, अब अनवर कांसीराम जी के चेले तैयार हो गए हैं। ये दब्बूपन से हमें शासन नहीं मिलने वाला है। हम मिलिटेंसी के लिए ही भीम आर्मी को तैयार किए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आपके अपने नेता कहते हुए हैं कि बहन मायावती पर उन्हें पूरा भरोसा है और हमेशा वो उनका साथ देंगे। ऐसे में आपने मायावती और गठबंधन के ऊपर, जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ, उसी पे अभी सवाल उठा दिया कि वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो एक प्रबल उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे तो आपके नेता चंद्रशेखर आजाद वहां से खड़े होंगे। आपका अपना ही भरोसा, जो आपके नेता जिस पर भरोसा जताते हैं, उस पर ही नहीं रहा है, तो राजनीति में क्या किसी पर आप भरोसा कर पाएंगे? निश्चित रूप से भीम आर्मी क्योंकि इतने सालों की कड़वाहट भुलाकर, मजबूरी ही कहें, लेकिन सपा का दामन उन्होंने थामा है सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंके। निश्चित रूप से भीम आर्मी नॉन वायलेंस मिलिटेंसी तैयार कर रही है, हम कर चुके हैं। और हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पब्लिक प्रेशर फोर्स तैयार कर लिए हैं। लेकिन कौन सी डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं सर? कौन सी डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं? कौन सा लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं? हाल ही में आचार संहिता के उल्लंघन में आपके नेता चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया देवबंद से। क्या वो लोकतंत्र का पालन था? ये फेक गेम है। ये जो फेक गेम है इसको हम नहीं मानते हैं। ये बायस है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। चुनाव आयोग के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस तरीके से, और फिर चुनाव आयोग अभी कहाँ है? अभी तो ब्यूरोक्रेसी है जो योगी आदित्यनाथ के कंट्रोल में है। मैं बात कर रहा हूं कि हम सपा बसपा को प्रेशर दे रहे हैं कि वो आए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें। और अगर वो नरेंद्र मोदी को बाकवर देते हैं और उसको जीतने का रास्ता साफ खुला छोड़ देते हैं, तो फिर हम ऐसा नहीं होने देंगे। भीम आर्मी इस पे एक्शन लेगी और भीम आर्मी अपने मजबूत से मजबूत उम्मीदवार को नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाई चंद्रशेखर को खड़ा करेगी। लेकिन आपके अपने नेता चंद्रशेखर आजाद का बड़ा भरोसा है मायावती पर। उन्होंने कहा भी है कि गठबंधन अगर प्रबल उम्मीदवार उतारता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनने में ऐसा आता रहा है, खबरें ऐसी बहुत आती रही हैं कि मायावती टिकट बेचती हैं क्योंकि वो टिकट प्रबल उम्मीदवार को दे नहीं दे। क्या गारंटी इस बात की? नहीं, टिकट बेचने का तो बहन मायावती से पूछा जाए, पर मैं इस बात का प्रबलतम से पक्षधर हूं कि मानवर कांसीराम जी ने जो बात कही थी कि ऑटो वाला लोकतंत्र उनके लिए लाभकारी है जिनके पास वोट ज़्यादा हैं। और बहुजन समाज के पास निश्चित रूप से 85% वोट हैं। वोटों में हम रिच हैं, सबसे बड़े हम समूह है इस देश के। बहुजनों का शासन नहीं है, वो गुलाम है इस देश में। तो मानवर कांसीराम जी ने उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में ये प्रयोग करके दिखाया कि निर्धन लोग भी, ऑटो वाले लोग भी चुनाव जीत सकते हैं। जीत के दिखाया गया। एक नहीं सैकड़ों नाम मेरे सामने हैं जिन्हों जीरो बैलेंस पे, बहन मायावती स्वयं उसके उदाहरण हैं। 1989 में जब हमने वोटों की बिकवाली रोकने में सफलता प्राप्त कर लिया तो 0 रुपए पर जिता के लाए। भाई डॉक्टर मसूद, उनको 0 बैलेंस पे हम लोग चुनाव जिता के लाए। 93 में हम 67 सीटें जीते, जिनमें से हमारे 50 आदमी ऐसे थे जो लाख रुपया भी जिनके पास नहीं था, जिन्होंने 1 लाख रुपया भी चुनाव में नहीं खर्च किया, जीत के आ गए। हम मनी माफिया और मीडिया बेस्ड डेमोक्रेसी को कंडेम करते हैं और मास बेस्ड डेमोक्रेसी, जन आधारित लोकतंत्र के लिए हम काम कर रहे हैं। मानवर कांसीराम जी ने इसको सक्सेस किया। जैसा कि आपने कहा कि मीडिया बेस्ड डेमोक्रेसी, और मीडिया को डेमोक्रेसी एक चौथा स्तंभ माना जाता है, 4th पिलर के रूप में देखा जाता है। यहाँ आपने हर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल उठा दिया, फिर चाहे वो चुनाव आयोग हो, मीडिया हो। कब तक और कहां तक और किस किस पर सवाल उठाते रहेंगे? आपका भरोसा किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहा ही नहीं है तो लोकतंत्र का पालन कैसे होगा? नहीं, निश्चित रूप से मीडिया को भी, और जो मीडिया के अंदर रवीश कुमार की रिपोर्ट आई, उसने पब्लिक अपील करना पड़ा कि 2.5 महीने के लिए मत देखिए टेलीविज़न, मत देखिए। और उसने कहा कि इससे बेहतर तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर आइए, उस पर देखिए, सूचनाएं प्राप्त करिए।
तो कोई ना कहीं क्रेडिबिलिटी स्वयं मीडिया के लोग ही मीडिया के ऊपर उठा रहे हैं। इसलिए हम अगर बात कह रहे हैं तो देखिए, कहीं ना कहीं आग उठेगी तो धुआं होगा, तो आग तो सबूत है उसका। तो मीडिया को भी अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में सचेत होना होगा, हम यही कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, कल हुई रैली में चंद्रशेखर आजाद ने धुआं तो लगा दिया है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि अब उसमें आग कब उठती है, क्योंकि सवालों के घेरे में उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हर किसी को रखा है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब क्या चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में दे पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए हैं उनको सही तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उनकी सार्थकता, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, इसका जवाब तो जनता उनको बखूबी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद दद्दू जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।